इंडिया का विमान क्रैश हो गया जिसमें सवार सभी 242 लोगों के मारे जाने की खबर है। और ये विमान उड़ान भरते ही एयरपोर्ट के पास ही मेघानी नगर में मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के मेस पर जा गिरा, जहां लंच का वक्त था। कई डॉक्टर्स उस समय लंच कर रहे थे, वो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। उनकी संख्या अभी पुष्ट नहीं है। 20, कुछ लोग 20 कह रहे हैं, कुछ 30 कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि इस पूरे हॉस्टल में लगभग 150 लोग थे, 150 जूनियर डॉक्टर्स थे। जो भी है, लेकिन ये दुखदाई है। इस घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी जान जा चुकी है, ये खबर भी है, क्योंकि वो भी लंदन जा रहे थे अपने परिवार से मिलने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए निकल चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए पूरी जांच और पीड़ितों को मदद का आश्वासन दिया है। वहीं कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का वक्तव्य आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अहमदाबाद में हुए इस दर्दनाक विमान हादसे में से मैं बेहद स्तब्ध और व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं यात्रियों और चालक दल के परिजनों के साथ हैं। जो दृश्य सामने आए हैं वे बेहद पीड़ादायक हैं। पूरा देश शोक में है और प्रार्थना कर रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेता इस हादसे पर शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है इसी मसले पे कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना में विमान में भारतीयों के साथ विदेशी नागरिक भी सवार थे। मैं मृतकों को श्रद्धांजलि देता हूं। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। जहां विमान गिरा है वहां के लोगों की मदद होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घटना से प्रभावित लोगों की मदद करेंगे। घटना की जांच होनी चाहिए। ये बात यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। देश के लिए ये एक और बड़े दुख का दिन है दोस्तों। लेकिन अब इस हादसे के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या वजह थी कि प्लेन टेक ऑफ करते ही, उड़ते ही क्रैश कर गया। पायलट ने मेडे कॉल दी थी, लेकिन फिर एटीसी से संपर्क टूट गया। मेडे कॉल का मतलब क्या होता है आपको बता दूं। मेडे कॉल का मतलब है कि प्लेन आपात स्थिति में है, इमरजेंसी में है और मदद की जरूरत है। आपको बता दूं कि विमान उड़ा रहे कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर दोनों अनुभवी थे, एक्सपीरियंस्ड थे। कैप्टन सुमित सभरवाल के पास करीब विमान उड़ाने का 8200 घंटे यानी 8200 घंटे का अनुभव था। जो मेन कैप्टन थे इस विमान को उड़ाने वाले, उनके पास 8200 घंटे का अनुभव था और उनके जो को पायलट हैं उनके पास 1100 घंटे का उड़ान का अनुभव था। प्लेन क्रैश को लेकर नोएडा में रहने वाले फॉर्मर पायलट एहसान खालिद ने क्या कुछ बताया है, ये जरा सुन लेते हैं। पायलट ऐसी स्थिति में क्या करते हैं ये आप देख लीजिए। विमान जो जाके गिरा है जिस छत पे, उसकी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर्मर पायलट एहसान खालिद ने क्या कुछ बताया है इसी मसले पर, जरा सुन लीजिए। बहुत ही दर्दनाक हादसा, और उसमें क्या हुआ होगा ये तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, आकाश के डेटा से पता चलेगा। लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे एक चीज साफ नजर आता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर रहा था और फ्लाई करते हुए ग्राउंड पे गया है। दैट मीन्स के एयर में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज जो बहुत क्लियर है वो ये कि वेदर ऐसा हार्श वेदर नहीं था जो कि कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है। तीसरी चीज कि इस पूरे विजुअल्स से लगता है कि एयरक्राफ्ट को लॉस ऑफ पावर है। वो लॉस ऑफ पावर एक इंजन में है या दोनों इंजन में है, ये कहना बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन जो भी पावर था दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू कीप द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। उसको तो ये जो लॉस ऑफ पावर है, अगर हम इसको दो भाग में डिवाइड करें तो एक तो है टेक्निकल के इंजन के मैल फंक्शन। बहुत रेयर है कि दोनों इंजन का लॉस ऑफ पावर साइमल्टेनियसली हो। दूसरा है जैसा कि वो हडसन रिवर वाले में हुआ था, लॉस ऑफ पावर ऑन बोथ इंजन्स हुआ था, बट दैट वाज ड्यू टू बर्ड स्ट्राइक के वजह से हुआ था। दोनों इंजन लॉस हो गए थे। ये इंजन एयरबस 320 से बहुत बड़ा है और बर्ड हिट से भी दोनों इंजन का स्ट्रेट अवे एक साथ खत्म होना इन 1 मिनट ड्यूरेशन is very rare.
सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि टेक्निकल फॉल्ट ऐसा क्या हो सकता है जो कि दोनों इंजन के पावर को लॉस करेगा। क्या इतने बड़े बर्ड एक्टिविटी वहां पर थे? वैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड्स बहुत हैं, लेकिन क्या वो इतने ज्यादा थे कि एयरबस बोइंग 787 जैसे जहाज के दोनों इंजन को एक साथ खत्म कर सकता है? क्वाइट अनलाइकली, बट दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अभी खबर यह है कि पायलट ने मेडे कॉल दिया था। इसका मतलब यह है कि जो भी फेलियर था वो पायलट के कॉकपिट में दिखा था। अगर वो दिखा था, दैट मीन्स कि वो टेक्निकली उसमें वो फॉल्ट नजर आया और उसको ये लोग कॉम्बैट करते हुए एयरबॉर्न हुए। जो चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है कि उनका लैंडिंग गियर क्यों डाउन था और क्या फ्लैप्स के पोजीशन वही थे जिस पे कि परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया गया था। फ्लैप्स एक विंग्स के पीछे में एक डिवाइस होता है जो कि लिफ्ट को बढ़ाता है। तो जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उसका फ्लैप्स टेक ऑफ पे होता है, लैंडिंग गियर डाउन होता है। जैसे ही एयरबॉर्न होता है तो लैंडिंग गियर को अप किया जाता है। वो 30 से 50 फीट के ऊपर में लैंडिंग गियर को अप करने की कार्यवाही 50 फीट से ऊपर से शुरू हो जाती है। और इस केस में लैंडिंग गियर डाउन है। पॉसिबिलिटी के एयरक्राफ्ट का इंजन पावर लॉस वाज डिटेक्टेड बिफोर हैंड। अब टेक्निकल फॉल्ट के साथ अगर कोई मिक्सअप ऑफ पायलट एक्शन हुआ है कॉकपिट में तो वो सीवीआर और एफडीआर ही बताएगा। लेकिन विजिबली जो नजर आ रहा है, पायलट इन कमांड जो कंट्रोल पे थे वो एयरक्राफ्ट के नोज को पिच कर रहा है ऊपर की तरफ टू कंट्रोल द फ्लाइट फ्रॉम डिसेंडिंग और कंटिन्यू क्लाइंबिंग। ये दोनों ही चीज नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह तो यह है कि सफिशिएंट पावर नहीं था या उस फ्लाइट। तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ पूर्व ये कैप्टन हैं और पायलट हैं और इनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। ये तमाम बातें, तमाम संभावनाओं को यहां आपके सामने, हमारे सामने रख रहे थे और अपने अनुभवों के आधार पर बता रहे थे आखिर क्या कुछ हो सकता है। अब ये जांच का विषय है दोस्तों कि आखिर क्यों दोनों इंजन पूरा पावर नहीं ले सके। कहीं हादसे के बाद किस तरह पीड़ितों की शिनाख्त होगी और कैसे मदद दी जाएगी, इस बारे में धनंजय द्विवेदी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गुजरात हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, ने जो कुछ कहा है, आइए उसको भी सुन लेते हैं। गुजरात में और इस हादसे के बाद सुन लीजिए जरा। इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं, उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। प्लेन के जो मुसाफिर हैं, उनके रिलेटिव और बाकी जो ईजा होके घायल होके सिविल हॉस्पिटल आए हैं, उनके सगे संबंधियों को अगर किसी भी तरह की पूछताछ करनी है, ज्यादा माहिती की जरूरत है, तो उसके लिए सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद ने 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। एक नंबर है 63 57 37 38 31 एवं दूसरा नंबर है 63 57 37 38 41। इन 2 नंबर पे आप माहिती के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्लेन के जो
पैसेंजर थे उनके सगे संबंधियों के लिए मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में कसौटी भवन में वेटिंग एरिया की हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। धन्यवाद। तो यहां सुन रहे थे आप पूरा, और हेल्पलाइन नंबर भी है। हम भी चाहेंगे कि हमारे स्क्रीन पे भी हेल्पलाइन नंबर जो है वो आएगा थोड़ी देर में, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। एक बहुत बड़ी घटना है, बेहद दुखद पल है, और हम सबको धैर्य के साथ जांच पूरी होने का और असली कारण सामने आने का इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच जरूरी सवाल हैं जिनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। दोस्तों, मणिपुर से पहलगाम तक आपने देख लिया, मणिपुर की घटना को भी देखा, पहलगाम की घटना को भी देखा आपने। ट्रेन हादसों से लेकर विमान हादसों तक कई बार अकाल मौतें देश में हुई हैं। क्या इन्हें महज संयोग या बुरे दिन की तरह मानकर भूल जाना चाहिए, या इन पर कोई जवाबदेही तय होनी चाहिए? लोकल ट्रेन में भी भीड़ अधिक थी तो लोग मर गए, विमान उड़ान भरते ही क्रैश कर गया, इसीलिए लोग मर गए। ये केवल तकनीकी खामियां हैं या इसमें इंसानी लापरवाही भी है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस बीच ये विजुअल देखिए, ये विजुअल इसी प्लेन में, चूंकि ये जहाज जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरते समय जैसे ही टेक ऑफ किया और विद इन सम मिनट ये गिर गया है, तो अगर गिरा है तो उससे पहले ये दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा है। दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचने में कई वहां पर लोग जो हैं सवार थे जो दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे थे। उनमें से एक हैं आकाश वत्स। ये लिख रहे हैं कि मैं इसी फ्लाइट में था जो 2 घंटा पहले इसी फ्लाइट से निकल के मैं अहमदाबाद आया हूं, और जो दिल्ली से अहमदाबाद आई है, और मैंने नोटिस किया था कुछ अनयूजुअल थिंग्स, जो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लगा कि ये ठीक नहीं हैं, और उसी के ये विजुअल्स फोटो इन्होंने भेजे हैं और इनके ट्वीट पे है, और इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ कांटेक्ट मी। अब अलग अलग लोगों से जिनको भी कांटेक्ट करना हो वो इनसे कर सकते हैं, और ये सब कुछ देख रहे हैं, ये देखिए। और इसका इन्होंने वीडियो बनाई है, उसी जहाज़ के अंदर का है। लेकिन जब ये जहाज़ दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था, फिर अहमदाबाद से इसको जाना था लंदन, और इसी जहाज़ में पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी भी थे, जो अब नहीं रहे। ये सब कुछ और इसके अलावा इस जहाज में 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटेन के थे, 1 कैनेडियन, 10 क्रू के मेंबर, ये तमाम लोग थे, और इन सब की जान जा चुकी है इस क्रैश में। और इसके साथ साथ ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब कुछ हम बताएंगे। और ये लिस्ट है, पूरी लिस्ट। इसमें विजय रूपाणी का चेहरा भी आप देख रहे हैं। विजय रूपाणी की आखिरी तस्वीर प्लेन में सीट नंबर 2D पर बैठकर, 2D सीट नंबर पर बैठकर, वो आखिरी तस्वीर, वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन ये घटना, अब आते हैं चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक तो जो इंफॉर्मेशन वो आपके सामने रख रहा हूं, ये देखिए। पीछे विजय रूपाणी बैठे हुए हैं। विमान हादसे में से पहले पूर्व सीएम विजय रूपाणी की तस्वीरें, पीछे बैठे हुए हैं विजय रूपाणी। ये इन्होंने, इस लेडी ने लिया है, ये विमान में बैठे हुए हैं विजय रूपाणी, इनकी तस्वीर है, उनकी फोटो, ठीक है। तो ये भी अब इस दुनिया में नहीं रहे इस हादसे में। ये आप विमान का मलबा देख रहे हैं जो गिरा हुआ है एक बिल्डिंग के ऊपर, और ये बिल्डिंग मेस है। ये यहाँ पे लोग खाना खा रहे थे और जूनियर डॉक्टर्स काफ़ी थे। लेकिन यहाँ ये हादसा हुआ क्यों? एयर इंडिया का विमान बोइंग 787, बोइंग कंपनी 787, ये क्या है ये भी समझेंगे। चलिए पहले हम आते हैं हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के बीच, चर्चा की शुरुआत करते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, हमारे 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, पंकज चतुर्वेदी जी, प्रोफेसर रविकांत जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। और सीधे आना चाहता हूँ प्रशांत जी, पहले आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे ज़रा समझूँ। बोइंग 777 काफ़ी नाम हुआ था इस कंपनी का, अमेरिकन कंपनी है, 2 है मुख्यतः, और जब भी हम लोग जाते हैं तो आपका बहुत, इसलिए आपके पास आ रहा हूं, और डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास भी आऊँगा, उनके पास भी काफ़ी ऐसी चीज़ों की जानकारियां हैं, और इसलिए आप दोनों को स्पेशली आज की इस चर्चा में, बाकी हमारे तीनों साथी भी अनुभवी हैं ही। और जब भी जाता हूं हम लोग साथ साथ घूमते हैं, तो आप मुझे बताते हैं कि कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं कि कौन विमान बोइंग है और कौन विमान एयरबस है,
कई बार आपने बताया है। और लेकिन यहां पर बोइंग को लेकर काफी चर्चा होती रही है प्रशांत जी। बोइंग 777, 777, फिर बोइंग 787 जो ये लेटेस्ट मॉडल है। ये जहाज मात्र 11 साल पुराना जहाज था, बहुत पुराना नहीं था, मात्र 11 साल पुराना। और मात्र 11 साल पुराना मतलब ठीक ठाक कंडीशन में। और इतना बड़ा हादसा ये भी है, जैसे हमने अभी पूर्व पायलट की बाइट भी सुनी और जिसमें उन्होंने कहा कि कई तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन पहले आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर ये हादसे जो हो रहे हैं उसमें बोइंग इतना ज्यादा क्यों नजर आता है। उसके अलावा बहुत कुछ है जो आपके जरिए हम समझेंगे। प्लीज प्रशांत जी। तो बहुत दुखद घटना है राजीव जी, जिसमें कि जिस तरीके का हादसा दिख रहा है, लगता है कि कोई भी बचा नहीं होगा। और कोई बचने की संभावना इसलिए नहीं कि अगर आपने वो वीडियो देखा हो कि जहाज जो है एक बड़े से बम की तरह फट गया और वो इतनी उसमें आग लग गई होगी कि आप जो तस्वीरें देखी हैं, जो जिनको हम दिखा नहीं सकते यहाँ पे, वो बॉडीज को पहचानना मुश्किल है। इसलिए डीएनए के जरिए ही पहचानी जाएगी बॉडीज, इतनी जल गई हैं। एक तो क्योंकि टेक ऑफ करते ही ये हादसा हो गया, तो जहाज में फ्यूल पूरा था, फ्यूल टैंक उसके पूरे भरे थे। तो जैसे ही वो हादसा हुआ वो उसमें आग लग गई, और जिसको हम देख रहे हैं कि आग का गुब्बारा एक जो वीडियो में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात जो कैप्टन अभी कह रहे थे, वो एक बड़ा, और वो मैंने भी देखा, उस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि इसका जो अंडर कैरेज है, जो पिछला पहिया है, वो पहिया खुला हुआ दिख रहा है। ये टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक आवाज़ आती है, अगर आप बैठे हो और वो खट से आवाज़ आती है, वो पहिया अंडर कैरेज ऊपर चला जाता है। ये बाहर दिख रहा है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ समस्या है वहाँ पे। दूसरी चीज के जो कैप्टन साहब ने कहा कि पावर वो नहीं ले पाया, जाहिर सी बात है कि पावर नहीं ले पाया, इसीलिए वो एयरबोर्न नहीं रह पाया। राजीव जी, 55% के लगभग एक्सीडेंट्स लैंडिंग के वक्त होते हैं और लगभग 8% 9% एक्सीडेंट टेक ऑफ के समय होते हैं। लैंडिंग टेक ऑफ सबसे घातक है इन एक्सीडेंट्स के लिए। लेकिन उसको मिला के राजीव जी, एयर जर्नी जो है, हवाई जहाज, अभी भी मैं कहूँगा इस हादसे के बावजूद कहूँगा कि बहुत सेफ है, और उसके बहुत से प्रोटोकॉल्स होते हैं, बार बार उसकी जांच होती हैं। जब ये जहाज दिल्ली से अहमदाबाद उतरा होगा और वहाँ से टेक ऑफ किया होगा, तो इसका इंस्पेक्शन पूरा हुआ होगा, कैप्टन ने खुद किया होगा। एक विजुअल इंस्पेक्शन होता है, पायलट और को पायलट आपस में उस पूरे ड्रिल को परफॉर्म करते हैं, टैक्सी के समय भी और टेक ऑफ के पहले भी। तो पैरामीटर्स उसके ठीक होते हैं तभी वो टेक ऑफ करते हैं, तो तब तक वो पैरामीटर्स ठीक होंगे। अब जहाँ तक इस ड्रीम लाइनर की बात है राजीव जी, बहुत लंबे समय तक ये डेवलप होता रहा, बिलियंस डॉलर का प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत विवाद रहे, कई बार अमेरिकन एविएशन अथॉरिटी AAA ने जो है उसको सर्टिफिकेट देने में देरी की है जी। कई बार इंस्पेक्शन हुए, और खासकर जो दो प्रॉब्लम्स इस जहाज में आती रही हैं, एक बैटरीज की प्रॉब्लम आती रही, लिथियम बैटरीज की, और दूसरी प्रॉब्लम इसके फ्यूजलेज के डिजाइन की आती रही है। फ्यूजलेज जिसको हम केबिन कहते हैं, उसके डिजाइन की प्रॉब्लम आती रही। आपको याद होगा कि 2021 की बात है मेरे ख्याल से, जब जो सबसे बड़ा इनका बायर है जापान की 2 एयरलाइंस, उन्होंने पूरी फ्लीट डाउन कर दी थी इन्हीं टेक्निकल खामियों की वजह से। तो बोइंग के डिज़ाइन में, बोइंग के परफॉर्मेंस में, उनके सर्टिफिकेशन में बहुत सारे इश्यूज रहे हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सब दिखाई देगा कि बहुत इश्यूज हैं इनके सर्टिफिकेशन को लेकर और क्वालिटी कंट्रोल को लेकर। अब ये बोइंग में ऐसा क्यों हो रहा है ये जाने, लेकिन दुनिया भर में ये जहाज जब गया, अभी इस वक्त कोई 1100 जहाज सर्विस में है जो ड्रीम लाइनर है,
पूरी दुनिया में, भारत में भी इसको कुछ समय के लिए ग्राउंड किया गया था। जी, 777 भी हुआ था, बोइंग 777 भी ग्राउंड हुआ था, और ये विमान भी 3 महीने के लिए हुआ था, ग्राउंड हुआ था, इसके उड़ान भरने की अनुमति नहीं थी। जी जी तो जी डीजीसीए एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट देता, एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट रहा होगा तभी वो इंटरनेशनल फ्लाइट पे था। जी लेकिन निश्चित तौर पे कोई एक प्रॉब्लम वहां अचानक आई है और वो टेक ऑफ के समय आई है। बर्ड हिट भी एक हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा जहाज बर्ड हिट को संभाल लेता है राजू जी, जब तक कि दोनों इंजन में बर्ड हिट ना हो जाए। जी। अब ब्लैक बॉक्स मिलेगा, ब्लैक बॉक्स से अंदाज मिलेगा, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि उसने पायलट ने मे डे का सिग्नल दिया और उसके बाद वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया, इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम विद इन सेकेंड्स उसके हाथ के बाहर चली गई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आएंगे इस पे और बात करेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे, टेक्निकल पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, अब जरा आते हैं उस मसले पे जहां से शुरुआत होती है हमारे देश में आखिर ऐसे विमान हादसे, उसमें भी एयर इंडिया। जरा इधर आते हैं, एयर इंडिया, हो सकता है कोई और भी विमान हो, लेकिन एयर इंडिया का जिक्र इसलिए यहां कर रहा हूं क्योंकि लगातार पिछले दिनों जब से टाटा के पास ये कंपनी गई है, एयर इंडिया एक कंपनी के पास गई है, क्योंकि इससे पहले तो एयर इंडिया हिंदुस्तान के सरकार के पास सरकारी एविएशन और एविएशन मिनिस्टर भी हुआ करते थे उस समय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब नायडू साहब हैं। लेकिन समझना, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय ही ये गया था वहां टाटा के पास, और ये कहते हुए कि एयर इंडिया के ऊपर कर्ज बहुत है, और दूसरी बात ये कि अब एयर इंडिया को और मजबूत किया जाएगा। टाटा के पास सिंगापुर एयरलाइंस के साथ कोलैबोरेटेड एक और जो कंपनी थी, जो एयरवेज, उसको भी मर्ज कर दिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उसके बाद से आप देखिए, कभी इसकी सीट की दिक्कतें, ऐसी खबरें भी आई, कभी खाना में दिक्कत, कुछ और आ गया, कभी और कुछ, ये तमाम चीजें आती रही हैं। एक जो क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए था वो नहीं है, और अब तो स्थिति हमने देख लिया, एक साथ कितने लोगों ने पुष्टि हुई है, 204 शव बरामद हो गए हैं, 41 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। ये 41 घायल कौन हैं? जिस विमान जो जिस छत के नीचे गिरा है ये विमान, वो घायल हैं। जहाज के अंदर वाले तो शायद ही कोई बचे होंगे। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि विजय रूपाणी, ये घोषित तौर पे विजय रूपाणी अब नहीं बचे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उनको लेकर डॉक्टर रमन सिंह और ऐसे तमाम बीजेपी के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। अभी तक घोषणा नहीं हुई थी, चूंकि अब घोषणा हो, श्रद्धांजलि अर्पण की बात आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो अब नहीं रहे। विमान में थे, इसी विमान में थे, और उनकी पत्नी वहाँ रहती हैं लंदन में, और परिवार से मिलने जा रहे थे। और एक बात और है कि उनके बेटे का भी निधन हादसे में ही हुआ था, विजय रूपाणी के। तो ये दुखद है, विजय रूपाणी भी अब नहीं रहे। मगर यहाँ सवाल पे आता हूँ डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि भारत सरकार क्या अपने पास, एविएशन मिनिस्ट्री तो है, लेकिन अपना कोई विमान, अपनी कोई एयरवेज नहीं है। क्या इस पे बात नहीं होनी चाहिए? आपने सब कुछ प्राइवेट कर दिया। सबसे बड़ी बात और भी, ये भी जोड़ देता हूं, जिस एयरपोर्ट से, ये अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट के देख रेख की जिम्मेदारी अडानी के ऊपर है, और अडानी को 2020 में इस एयरपोर्ट को 50 साल के लिए लीज पर दिया गया है। 1-2 साल के लिए नहीं, 50 साल के लिए गौतम अडानी की कंपनी को यह एयरपोर्ट, अहमदाबाद का एयरपोर्ट, लीज के लिए दिया गया है। यह जहाज दिल्ली से उड़ के जाता है अहमदाबाद। क्या अहमदाबाद में ठीक ठाक चेकिंग, इसके लिए जो रख रखाव, इन सब सारी चीजें जो होती हैं, वो किया गया था? यह भी एक सवाल उठता है। जरा आपकी टिप्पणी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस हादसे में जो लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, उन सब के लिए श्रद्धांजलि, और उनके परिजनों के लिए सांत्वना। ईश्वर उन्हें शक्ति दे इस दुख को सहे। और ये राष्ट्रीय शोक का विषय है, कितने सारे लोग इस हादसे में मारे गए। जिन सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं राजीव जी, थोड़ा संक्षेप में कुछ और मुद्दे भी इसमें तकनीकी पहलू लेकर आना चाहता हूं। ये जो बोइंग है, ये दुनिया के सबसे भारी भरकम विमानों में से एक है, करीब 250 टन इसका वजन है। लेकिन एक बहुत चौंकाने वाली बात हमारे संज्ञान में आई।
एक सैम सालेहपोर नाम के विसिल ब्लोअर हैं जो खुद एविएशन इंजीनियर रहे, भारत के नहीं है। सैम सालेहपोर लगातार पूरी दुनिया में विमानों की खामियों को लेकर, विमान हादसों को लेकर सरकारों को, विमान कंपनियों को चेताते रहे। कुछ साल पहले उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट जारी की थी और इसी बोइंग को लेकर, इसी ड्रीम लाइनर 787 को लेकर और 777 को लेकर आगाह किया था कंपनियों को कि इसको बनाने में शॉर्टकट अपनाए गए। कई जगह इस तरह की खामियां छोड़ दी गई हैं जो उन्होंने लिखा था कि भविष्य में जोखिम भरी और विनाशकारी हो। इसके बाद राजीव जी, एक एजेंसी है फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी, उसने 2021 से लेकर 2023 तक इस बोइंग को बनाने वाली कंपनियों की सप्लाई पर रोक लगा दी। फिर कंपनी ने कहा कि हम ठीक से बना रहे हैं, जो खामियां बताई गई थी, जो विसिल ब्लोअर सैम सालेहपोर ने बताई थी, उनको भी दूर कर लिया गया है। उनका कहना था कि जब इसको असेंबल किया गया है, बनाते समय जो असेंबलिंग टीम थी, उन्होंने अलग अलग जगह जो फ्यूज लॉज के हिस्से होते हैं उन्हें जोड़ने में छोटे छोटे गैप्स छोड़ दिए हैं, उन्हें भरा नहीं गया है, जो आगे चलकर बड़ी खामी में बदल सकता है और विनाशकारी हो सकता है। तो सैम सालेहपोर की जो आशंकाएं थी वो लगातार सही साबित होती चली आ रही। 2025 में ही